हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 2। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में हम उसके लिंक दे देते हैं या आप प्लेलिस्ट में जाके इसका पहला पार्ट देख सकते हैं। तो आज का हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट, तो गुड फार्मेसी प्रैक्टिस के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले समझे कि एक फार्मासिस्ट क्या होता है। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि एक फार्मासिस्ट क्या होता है। तो पिछली वीडियोज़ में आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन ये समझिएगा एक फार्मासिस्ट जो एक मेडिकल स्टोर चला रहा है, एक कम्युनिटी फार्मेसी चला रहा है, वो क्या है, एक फार्मासिस्ट है। ठीक है, उसी को कम्युनिटी फार्मासिस्ट बोलते हैं। तो एक कम्युनिटी फार्मासिस्ट इज़ अ पर्सन हु इज़ इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ पब्लिक। एक फार्मासिस्ट वो होता है, यानी कम्युनिटी फार्मासिस्ट किसको कहते हैं, एक ऐसा ये शख्स है, एक ऐसा आदमी है कि जो कि डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है पब्लिक से, लोगों से डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। एंड हिज सर्विसेज आर इन हाई डिमांड बाय पब्लिक एंड पेशेंट। और उसकी जो सर्विसेज हैं उसकी बहुत डिमांड होती है लोगों में और जो बीमार लोग होते हैं उनमें। ठीक है, क्योंकि आप देखते हैं डायरेक्टली ये लोग इससे मिलते जुलते रहते हैं आसानी से। आपने पिछले चैप्टर में देख लिया होगा इसके फ़ायदे नुकसान क्या हैं। तो ये लोग इससे आसानी से मिल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, कोई फीस नहीं, आराम से जाते हैं कि भैया बुखार है, दवा दे दीजिए, ले लिया, चले गए। तो कम पैसे में भी काम चल जाता है यहाँ पे। और लोग डॉक्टर के पास जाने में बहुत सारे 50 तो क्वेश्चन करता है, आदमी डरते हैं वैसे ही। तो इसलिए क्या है, इसकी डिमांड बहुत होती है लोगों में। अब आपके सिलेबस में ये है कि पूछा है कि प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट की क्या है, यानी कोई फार्मासिस्ट है तो उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए प्रोफेशनल। एज ए क्या है, उसका मतलब एक प्रोफेशन है, एक काम है, तो उसके और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो चलिए वही हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला क्या है, ड्रग रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ड्रग से रिलेटेड है। वो क्या है, कम्युनिटी फार्मासिस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द फील्ड ऑफ डिसीज प्रिवेंशन एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थ। कह रहे हैं कि जो कम्युनिटी फार्मासिस्ट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा क्या है, अहम है, बहुत ज़रूरी है। किस फील्ड में, डिसीज़ को रोकने में, इन द प्रिवेंशन ऑफ डिसीज़ प्रिवेंशन में और हेल्थ को प्रोमोट करने में, यानी बीमारियों को रोकने में और हेल्थ को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा किया जाए, कैसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्थ बनाया जाए, इसमें इसका बड़ा रोल है। ही शुड गाइड पीपुल अबाउट प्रॉपर यूज़ ऑफ OTC। और इसकी एक जिम्मेदारी ये भी है कि ड्रग से रिलेटेड बात चल रही है, तो इसकी एक जिम्मेदारी है कि लोगों को ये OTC ड्रग के बारे में गाइड करे कि कैसे उसको सही से यूज़ करेंगे, प्रॉपर यूज़ के बारे में बताएगा। OTC क्या है, ओवर द काउंटर। क्या है, ओवर द काउंटर ड्रग। यानी ये कि जैसे बहुत सारे लोग आते हैं, भैया हमको पैरासीटामोल दे दीजिए, हमको एजिथ्रोमाइसिन दे दो, या और भी जैसे कि बहुत सारे एंटीबायोटिक्स आते हैं, कुछ भी आके जो मांग लेते हैं, किसी डॉक्टर से लिखवा के प्रिस्क्रिप्शन नहीं है उसका। यानी बहुत सारे लोगों को दवाओं के नाम याद होते हैं, जैसे आपको भी बहुत सारे याद होंगे कि सर में दर्द है तो कह रहे हैं कि डिस्प्रिन दे दो, एस्पिरिन दे दो। ऐसे ही पैरासीटामोल बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली दवा है। ऐसे गैस का किसी की बीमारी है तो ज़्यादा कहते हैं एसिलॉक दे दीजिए, तो सब लोग ऐसे खरीद लेते हैं। तो ऐसी दवाओं को बोलते हैं हम लोग क्या, OTC। यानी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब नहीं किया, डॉक्टर को दिखा के नहीं आए, बल्कि आके डायरेक्टली जो दवा मांग लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, OTC, ओवर द काउंटर। ठीक, उसको नॉन प्रिस्क्राइब ड्रग भी बोलते हैं। तो ये जो होते हैं, तो ये फार्मासिस्ट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ही शुड गाइड पीपुल अबाउट प्रॉपर यूज़ ऑफ OTC। यानी UTC, यानी जो दवाएं वो लोग यूज़ ले रहे हैं, मांग रहे हैं, तो उनके बारे में अच्छे से बताएं कि इसको कैसे यूज़ करते हैं। ठीक, तो इसको हम लोग नॉन प्रिस्क्राइब ड्रग भी बोलते हैं, एंड प्रिस्क्राइब ड्रग्स। इसकी एक जिम्मेदारी ये भी है कि OTC के बारे में भी बताएगा, और जो दवाएं प्रिस्क्राइब्ड हैं, किसी डॉक्टर ने लिख के दी हैं, तो उनके बारे में भी उनको अच्छे से बताएगा कि इसको कैसे आप लोग कैसे इसको जाके यूज़ करेंगे। ठीक, दूसरी जिम्मेदारी क्या है, काउंसलिंग द पीपुल। लोगों को क्या करेगा, काउंसिल करेगा। काउंसिल मतलब ये है कि उनको समझाएगा, उनको मशवरे देगा, सलाह देगा। तो इसमें क्या है, इसकी जिम्मेदारी दी, फार्मासिस्ट हैव बेटर नॉलेज अबाउट ड्रग। जो फार्मासिस्ट होते हैं उनको अच्छी जानकारी होती है, नॉलेज होती है ड्रग के बारे में और किसके बारे में, डिसीज़ के बारे में। एंड गुड हेल्थ केयर सेंटर्स, और अच्छे हेल्थ केयर सेंटर, यानी अच्छे हॉस्पिटल्स कहाँ पे हैं, अच्छे डायग्नोसिस सेंटर्स कहाँ पे हैं, ब्लड चेक कराना, कुछ भी करना इस टाइप का, तो ऐसे हेल्थ केयर सेंटर के बारे में ये अच्छे से जानते हैं। सो दे शुड गाइड द पीपल अबाउट देम। तो लोगों को उनके बारे में इनको बताना चाहिए अच्छे से। इसमें ये ध्यान रखें कि ये पैसे लेके, कमीशन लेके ना बैठा हो कि मैं तुम्हारे पास पेशेंट भेजूंगा तो तुम मुझे 5% देना, 10% देना, इस टाइप की नहीं होना चाहिए। आप एक फार्मासिस्ट बनने जा रहे हैं तो आपको लॉयल्टी से, ईमानदारी से काम करनी चाहिए। बहुत सारे लोग गरीब होते हैं, परेशान होते हैं, इसलिए उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तीसरा क्या है, कम्युनिकेबल डिसीज़। तो जो फार्मासिस्ट होता है उसको कम्युनिकेबल डिसीज़ के बारे में मालूम होता है।
ठीक है। कम्युनिकेबल डिसीज़ क्या होती है, जो एक से दूसरे में ट्रांसफ़र होती है, उसको बोलते हैं कम्युनिकेबल डिसीज़, ठीक है। तो उनके बारे में इसको अच्छे से मालूम होता है। तो इसको चाहिए क्या कि, और ऐसे मेथड्स भी जानता है कि कैसे इन बीमारियों को कंट्रोल किया जाए, ये इसके बारे में अच्छे से जानता है कि क्या कैसे लोगों से मिलें, मास्क यूज़ करें, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ऐसी चीज़ों के बारे में इसको अच्छे से मालूम होता है। तो ये क्या करेगा, इसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। सो ही शुड पे एफर्ट्स टू कंट्रोल देम। तो इसको अपनी कोशिश लगानी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि कैसे कम्युनिकेबल डिसीज़ को क्या किया जाए, कंट्रोल किया जाए। और इसकी जिम्मेदारी क्या है, तो एक इसकी जिम्मेदारी यह है कि क्रोनिक डिसीज़ को कंट्रोल करना। किसको, क्रोनिक डिसीज़ जो होती हैं उसको कंट्रोल करेगा। क्रोनिक डिसीज़ ये बोलते हैं कि जो मतलब आदमी को लंबे समय से मतलब उसके साथ लगी हुई हैं, छोड़ नहीं रही हैं। जैसे एक होता है बुखार अभी आया चला गया, लेकिन ये कि उसको 1-2 महीने से बुखार आ रहा है, तो उसको कैसे कंट्रोल करना है। तो इफ़ एनी पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम अ क्रोनिक डिसीज़, अगर किसी पेशेंट को क्रोनिक डिसीज़ यानी लंबे समय तक उसको क्या वो बीमारी से परेशान है, तो क्या करेंगे, दी फार्मासिस्ट शुड सेंड हिम टू एन अप्रोप्रिएट फिजिशियन फॉर ट्रीटमेंट। तो उसको क्या करना चाहिए एक फार्मासिस्ट को, कि उसको किसी अच्छे डॉक्टर के पास भेजना चाहिए। ये भी क्या है, जिम्मेदारी है। ये नहीं कि खुद ही उसको रोज़ दवा दे रहा है, रोज़ आ रहा है वो दवा ले रहा है, इसको फ़ायदा नहीं हो रहा, ये दवा देते जा रहा है भाई नहीं। अब इसको बीमारी क्रोनिक हो गई है, इसको ठीक नहीं हो रही है, लंबे समय से है, इसको किसी अच्छे डॉक्टर के पास भेजना, ये जिम्मेदारी है फार्मासिस्ट की। 5वां क्या है, हेल्थ एजुकेशन। इसको हेल्थ एजुकेशन के बारे में अच्छे से मालूम होता है, तो लोगों को क्या करेगा, ये गाइड करेगा। A community pharmacist must promote good health by teaching the people about key points to maintain good health। तो ये जानता है कि अच्छी सेहत कैसे रह सकती है, जैसे कि मतलब कितना विटामिन आदमी के पास होना चाहिए, कितना प्रोटीन खाना चाहिए, कितना फैट खाना चाहिए, या कैसे बीमारी, कैसे साफ़ सफाई, ये सब चीज़ों के बारे में इसको अच्छे से नॉलेज होता है। तो लोगों को बताना चाहिए कि कैसे अपने हेल्थ को आप क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, अच्छी आप सेहत कैसे बना सकते हैं, कैसे बना के रख सकते हैं, और बीमारियों से कैसे बच सकते हैं। तो लोग जो आते हैं इसके पास मिलते जुलते हैं, तो उनको इसके बारे में इसको क्या करना चाहिए, बताना चाहिए। 6वां पॉइंट क्या है, ड्रग इन्फॉर्मेशन अवेयरनेस प्रोग्राम। It is also a responsibility of pharmacist to hold this type of program to aware the people about the side effect of OTC and other drugs like narcotic और psychotic drugs। तो ये कह रहे हैं कि फार्मासिस्ट की एक जिम्मेदारी ये भी है कि छोटे छोटे ये क्या करें, प्रोग्राम्स करें। क्या करें, छोटे छोटे से कहीं कहीं पे प्रोग्राम्स हो रहे हो, या खुद जाके 2-4 मतलब फार्मासिस्ट लोग मिल के ऐसे प्रोग्राम करें और लोगों को जमा करें और उनको बताएं कि आप जो OTC लेते हैं, अभी OTC बताया कि मतलब ओवर काउंटर जो दवाएं ले रहे हैं आप, मतलब जाके काउंटर से लेके वैसे ही बिना प्रिस्क्राइब के ड्रग लेके आ रहे हैं, तो उसके नुकसान क्या हो सकते हैं, उसका मतलब परिणाम बहुत ख़तरनाक हो सकता है। तो इसके बारे में लोगों को बताएं। और क्या बताया कि जैसे कि नारकोटिक ड्रग्स हैं, साइकोटिक ड्रग्स हैं, यानी वो दवाएं जो आदमी को कुछ भी दर्द होता है फ़ौरन जाके लाके दर्द की दवा खा लेता है। जैसे आता है सोमो करके, तो लोग जाते हैं और लेके आ जाते हैं, हालांकि उसका बहुत ज़्यादा उस पर लिखा रहता है, उसके देखना आप कभी देखना वार्निंग लिखी रहती है, बहुत खतरनाक दवा होती है ये, आदमी को हार्ट की मतलब प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकती है वो दवा, लेकिन लोगों को पता नहीं होता है। तो ऐसे ही नारकोटिक जो दवाएं हैं या साइकोटिक जो ब्रेन पे काम करने वाली होती हैं, ऐसी दवाओं के साइड इफेक्ट और भी इस टाइप की हो सकती हैं। तो उसके साइड इफेक्ट बताए, उनके नुकसान बताए कि आप ऐसे खुद ही ना लेके खाएँ, बल्कि डॉक्टर से जाके कोई दिक्कत हो रही है तो उससे कॉन्टेक्ट करें, या नहीं डॉक्टर से तो किसी फार्मासिस्ट से आप मशवरा लेके ही दवा यूज़ करनी चाहिए। तो ऐसे प्रोग्राम करना चाहिए। 7वां क्या है, इन्वायरमेंटल हेल्थ। लोगों को इन्वायरमेंट के कैसे अच्छा किया जाए उसके बारे में बताना चाहिए। इट इज़ आल्सो ए रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फार्मासिस्ट टू अवेयर द पीपल अबाउट द बेनिफिट ऑफ गुड इन्वायरमेंट। तो इसकी ज़िम्मेदारी ये भी है कि लोगों को बताया कि अगर आपका इन्वायरमेंट, आपका माहौल अच्छा रहेगा तो आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। तो इन्वायरमेंट अगर अच्छा है तो उसके क्या फ़ायदे हैं ये बताना चाहिए, इसकी एक ज़िम्मेदारी है। और क्या है, उसके हार्म इफ़ेक्ट और भी बताना चाहिए। अगर इन्वायरमेंट क्या है, अच्छा नहीं है, अगर बैड इन्वायरमेंट, गंदा ख़राब माहौल है, वहाँ की आबो हवा, वहाँ का हवा पानी सब गंदे हैं, तो फिर उसके क्या नुकसान पहुँच सकते हैं, तो उसके बारे में बताना चाहिए। ही शुड गाइड देम हाउ टू इम्प्रूव द इन्वायरमेंट। और लोगों को ये भी बताना चाहिए कि कैसे हम लोग इन्वायरमेंट को अच्छा कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप उसमें भी पढ़ चुके होंगे, सोशल फार्मेसी में भी कैसे इन्वायरमेंट को अच्छा किया जाए,
ठीक है, जैसे कचरा वगैरह जो भी है, बहुत सारी बातें। अब यहाँ पे उसकी मतलब जगह नहीं है, यहाँ पे मैं पढ़ाने वाला नहीं हूँ उसको, ठीक है। लेकिन ये कि जो फार्मासिस्ट है उसकी ये भी जिम्मेदारी है कि ये काम भी वो करे। 8वां क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट में भी क्या इसकी जिम्मेदारी बनती है, फार्मासिस्ट शुड हेल्प पीपल इन डिजास्टर कंडीशन। आदमी क्या है, एक फार्मासिस्ट की ये जिम्मेदारी है कि वो डिजास्टर कंडीशन में लोगों की हेल्प करे। डिजास्टर कंडीशन क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए जो कभी बाढ़ आ गई कहीं पे, या कहीं बहुत तेज़ हवा चली और बहुत सारे घर गिर गए, कहीं पे जलजला आ गया, कहीं पे बिजली गिर गई, तो बहुत सारे ऐसे जो मतलब अचानक से एक्सीडेंट होते हैं, समझ लिए कुदरती तौर पे, नेचुरली तौर पे, इसमें बहुत सारे लोगों का जान माल का नुकसान होता है। तो ऐसी कंडीशन में फार्मासिस्ट को लोगों को क्या करना चाहिए, अवेयर करना चाहिए कि जाकर उनको बताया कि ऐसी कंडीशन आ रही है, कुछ अलार्म मिल रहे हैं, कुछ संकेत मिल रहे हैं, तो लोगों को घरों से बाहर निकालना। अगर लोग इसमें मतलब उनको बीमारी है, दिक्कत, कुछ परेशानी आ गई है, बाढ़ की वजह से बहुत सारे लोग बीमार पड़ते हैं, तो उनमें जाके क्या करना चाहिए, इसको हेल्प करना चाहिए, शिविर लगाना चाहिए और लोगों को फ़ायदा पहुँचाना चाहिए। कुछ पैसे चंदा, अगर खुद अपने पैसों से नहीं कर सकता है तो क्या करे, कुछ पैसे चंदा कर ले, और अगर लोगों को कम कीमत में ये सब क्या करना चाहिए, सस्ते दामों में लोगों को हेल्प करना चाहिए, ठीक है। तो ये डिज़ास्टर कंडीशन आप समझ गए। ही शुड प्रोवाइड देम प्रॉपर गाइडेंस, उनको अच्छे से मतलब समझाना चाहिए कि ऐसी कंडीशन में क्या करें, और हेल्थ केयर सर्विसेज उनको क्या करना चाहिए, प्रोवाइड करना चाहिए। तो अब हम लोग देखेंगे गुड फार्मेसी प्रैक्टिस। तो क्या होता है गुड फार्मेसी प्रैक्टिस, इसके बारे में आप पहले थोड़ा सा जान लीजिए मोटा मोटा, फिर उसके बाद डिटेल में इसको हम लोग देखेंगे। तो मान लीजिए कोई एक फार्मासिस्ट है, कोई एक मेडिकल स्टोर चला रहा है, तो वो फार्मेसी प्रैक्टिस को कैसे अच्छे से अच्छा करे। जितना अच्छा वो कर रहा है उसको हम कहेंगे कि बहुत ज़्यादा गुड फार्मेसी प्रैक्टिस कर रहा है वो, यानी फार्मेसी प्रैक्टिस को अच्छा करना, इसको बोलते हैं गुड फार्मेसी प्रैक्टिस। अब इसमें क्या चीज़ें होंगी, तो जैसे कि मान लीजिए आपके पास पेशेंट आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं अपनी ज़रूरतों को लेके, तो आप उनकी ज़रूरतों को कितना अच्छे से पूरा कर पा रहे हैं, लोगों की ज़रूरतों को आप कितने अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहे हैं, कितना उनको अच्छे से सर्विसेज दे रहे हैं, ये कहलाता है गुड फार्मेसी प्रैक्टिस। तो इसमें बहुत सारी बातों को ध्यान में रखा जाता है ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो गुड हो। तो चलिए डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं गुड फार्मेसी प्रैक्टिस की। क्या है, इट इज़ द फार्मेसी प्रैक्टिस दैट रिस्पॉन्स टू द नीड ऑफ पीपल हु यूज़ द फार्मासिस्ट सर्विसेज टू प्रोवाइड देम ऑप्टिमल एंड एविडेंस बेस्ड केयर। तो फार्मेसी प्रैक्टिस क्या है, फार्मेसी प्रैक्टिस वो चीज़ है या वो क्वालिटीज़ हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि फार्मेसी प्रैक्टिसेस आर क्वालिटीज़ दैट रिस्पॉन्स टू द नीड्स ऑफ पीपल, यानी जो लोगों की ज़रूरतें हैं उसको रिस्पॉन्स करता है। रिस्पॉन्स करना मतलब होता है किसी चीज़ के अगेंस्ट कोई एक्शन लेना। तो लोगों की जो ज़रूरतें हैं आप उनके अगेंस्ट, यानी लोग अपनी ज़रूरतें आपके पास लेके आ रहे हैं, तो आप उनके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, कैसे उनकी ज़रूरतों को आप कितने अच्छे से पूरा कर पा रहे हैं, इसको हम कहेंगे रिस्पॉन्स टू द नीड ऑफ पीपल, ठीक। तो फार्मेसी प्रैक्टिस क्या है, फार्मेसी प्रैक्टिसेस, यह कह सकते हैं कि इट इज़ ए फार्मेसी प्रैक्टिस, यानी गुड फार्मेसी प्रैक्टिस क्या है, इट इज़ ए फार्मेसी प्रैक्टिस दैट रिस्पॉन्स टू द नीड ऑफ पीपल, ठीक। अब आगे देखते हैं हु यूज़ द फार्मासिस्ट सर्विसेज, और कौन से लोग, तो वो लोग जो फार्मासिस्ट की सर्विसेज यूज़ करते हैं उनकी ज़रूरतों को आप कितने अच्छे से रिस्पॉन्स कर पा रहे हैं, ठीक। क्यों, टू प्रोवाइड देम ऑप्टिमल, ये फार्मेसी प्रैक्टिस की बात हो रही है, यानी फार्मेसी प्रैक्टिस क्या है, लोगों की ज़रूरतों को रिस्पॉन्स करता है, क्या करने के लिए, टू प्रोवाइड देम ऑप्टिमल। ऑप्टिमल का मतलब होता है बेस्ट एंड एविडेंस बेस्ड केयर, यानी लोगों को ऑप्टिमल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए और एविडेंस बेस्ड क्या कहते हैं सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, प्रोवाइड करना, ये क्या है, फार्मेसी प्रैक्टिस है। अब ऑप्टिमल का मतलब होता है बेस्ट क्वालिटी की, और एविडेंस बेस्ड मतलब होता है कि जो मतलब एविडेंस पे निर्धारित हो, यानी आप किसी को कोई दवा दे रहे हैं तो ये नहीं कि अपनी मर्जी से कह रहे हैं कि नहीं ये मैं नया कोई खोज कर रहा हूँ मैं इसको दवा दे रहा हूँ, नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको ऐसी दवाएँ देनी है जो एविडेंस बेस्ड हो, जैसे कि मान लीजिए किताबों में लिखा हुआ है, या कोई जैसे WHO ने कहा है कि आपको इस बीमारी में ये दवा देनी है, या जैसे कि मान लीजिए अपोलो हॉस्पिटल है उसके रिसर्च आते हैं, ऐसे एम्स है वो लोग रिसर्च करते हैं। तो ये जो रिसर्चेज हैं ये क्या है, एविडेंस हैं। तो आप जो दवाएं देंगे, आप जो लोगों को मतलब उनका जो दवा वगैरह देंगे, उनका इलाज करेंगे, तो वो क्या होना चाहिए, एविडेंस बेस्ड होना चाहिए। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गुड फार्मेसी प्रैक्टिस। अब इसके लिए गुड फार्मेसी प्रैक्टिस का ये थोड़ा सा डेफिनेशन हो गया। अब इसके लिए क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो देखते हैं क्या चीज़ें हैं इसकी।
तो इसमें कि द मेन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ फार्मेसी एक्टिविटी टू हेल्प पेशेंट थ्रू। अब जो भी है जो फार्मेसी खोल के बैठा हुआ है तो उसका मेन जो फंक्शन होना चाहिए, जो मेन उसका मतलब एम होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, पेशेंट को हेल्प करना। अब वो पेशेंट को हेल्प करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, किस चीज़ों के थ्रू आप हेल्प कर सकते हैं, वो यह है द सप्लाई ऑफ मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स। यानी आपको जो क्या करेंगे उसमें मेडिसिन क्या करेंगे, उन तक सप्लाई करेंगे, और हेल्थ केयर जो प्रोडक्ट्स हैं, यानी दोनों एक ही बात हैं। जैसे कि मान लीजिए और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, हेल्थ केयर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, तो आप उनको क्या करेंगे, देंगे। तो इसमें एक चीज़ ये हो गई। दूसरा दी प्रोविज़न ऑफ अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन। प्रोविज़न का मतलब होता है प्रोवाइड करना, तो जो मुनासिब, अप्रोप्रिएट मतलब जो मुनासिब सुइटेबल इन्फॉर्मेशन है वो आप उनको क्या करेंगे, प्रोवाइड कराएंगे। एंड एडवाइसेज टू दी पेशेंट्स, और उनको क्या करेंगे, आप अच्छे एडवाइसेस देंगे, अच्छे मशवरे देंगे, ठीक। और क्या है, दी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन, और इसमें एक आप क्या करेंगे, इनके मेडिसिन एडमिनिस्टर करेंगे, यानी उनकी बॉडी के अंदर आप क्या करेंगे, उनके तरीके बताएंगे, या इंजेक्शन वगैरह लगाना है तो बॉडी के अंदर उनके आप क्या करेंगे, मेडिसिन को, दवा को एडमिनिस्टर करेंगे। आपने पढ़ लिया होगा फार्माकोलॉजी में रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, सारी चीज़ें। अब फार्मासिस्ट का रोल क्या है, रोल्स ऑफ फार्मासिस्ट इन गुड फार्मेसी प्रैक्टिस। रोल ऑफ फार्मासिस्ट क्या है, यानी अब ये समझिए कि ये की पॉइंट्स है। अब तक की जो बातें थी वो आप अगर नहीं भी लिखते हैं काम चल जाएगा, लेकिन ये जो पॉइंट्स अब आ रहे हैं ये आपको, अगर आप फार्मेसी चला रहे हैं तो ये ध्यान में रखना है, या एग्ज़ाम में अगर लिख रहे हैं तो भी इन बातों को 3 4 5 8 पॉइंट्स हैं, अगर आप इनमें से 4 5 भी अच्छे से याद कर लेते हैं तो आपके लिए क्या हो जाएगा, सफिशियंट हो जाएगा। ये एक लाइन जो यहाँ 2 लाइनें हैं, ये समझ लीजिए पूरे जो हम लोग आगे ये कुछ चैप्टर में पढ़ेंगे उसी का एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन जीपीपी यानी गुड फार्मेसी प्रैक्टिस आर दी प्रिपेयर, ऑब्टेन, सिक्योर, डिस्ट्रीब्यूट, एडमिनिस्टर, डिस्पेंस एंड डिस्पोज ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट्स। ये समझिए, इसी को हम लोग एक्सप्लेन करके पूरे चैप्टर में इसमें पढ़ने वाले हैं। तो फार्मासिस्ट का रोल क्या है, तो वो है दवाओं को प्रिपेयर करना, ज़रूरत पड़ती है तो, और क्या करना, ऑब्टेन करना मतलब लाना, कहीं दूसरी जगहों से अगर लाने की ज़रूरत पड़ रही है, ऐसे ही उसको सिक्योर करना, उसको महफूज करना, उसको बचाना, समझ रहे हैं, मतलब जैसे ला के स्टोर करके आप उसको हिफाजत से बचा के रखेंगे, उसकी रक्षा करना। और क्या, डिस्ट्रीब्यूट करना, यानी ज़रूरत पड़ रही है तो आप इस मेडिकल स्टोर पे दूसरे वहाँ पे मतलब लोगों को बांट रहे हैं, पहुँचा रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो ये भी इसकी जिम्मेदारी में आता है। और क्या था, एडमिनिस्टर करना मतलब लोगों को वो खिलाना दवा, चाहे वो माउथ के रास्ते से या दूसरे रास्ते से या इंजेक्शन के थ्रू क्या है उनके बॉडी में उसको क्या कह रहे हैं, इंजेक्ट किया जाए, एडमिनिस्टर किया जाए। और होता है डिस्पेंस करना, नहीं लोग पर्चियाँ लेके आ रहे हैं या दवा मांग रहे हैं तो उनको देना। और क्या है, डिस्पोज करना, यानी मान लीजिए दवा ख़राब हो गई तो उसको डिस्पोज करना, तो ये भी क्या है, इसकी जिम्मेदारी है। चलिए अब हम लोग इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो सम प्रिंसिपल ऑफ जीपीपी, इनको हम कह सकते हैं कि कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ ख़ास बातें हैं किसकी, गुड फार्मेसी प्रैक्टिसेस की। तो पहली खास बात क्या है कि फैसिलिटीज़, यानी ये कि आप फार्मेसी आप चला रहे हैं तो आपको कुछ फैसिलिटीज़ रखनी चाहिए। उनमें से क्या है, दी फार्मेसी मस्ट हैव फॉलोइंग फैसिलिटीज़, ये फैसिलिटीज़ आप होनी चाहिए। तो क्या है, पहला ये है प्रीमाइज। पहला क्या है, प्रीमाइज। प्रीमाइज क्या होता है, दी फार्मेसी मस्ट बी ईजिली फाउंड एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय द जनरल पीपल, यानी आपको अपनी दुकान ऐसे बना के रखना है, कुछ बोर्ड्स लगाने हैं, कुछ इश्तिहार लगा के रखना है, ताकि लोगों को ये देखने के बाद ये पता चले कि हाँ ये जो एक सामने दुकान दिख रही है ये क्या है, एक फार्मेसी की दुकान है, यानी एक मेडिकल स्टोर है या फार्मेसी क्लिनिक है। तो ऐसा मतलब आपको बाहर से अपना बना के रखना है दुकान को, ठीक है। ये हो गया प्रीमाइज। दूसरा चीज़ क्या है इसमें, फर्नीचर। द फार्मेसी मस्ट है क्लीन शेल्व्स फॉर स्टोरिंग मेडिसिन एंड अदर प्रोडक्ट्स इन नीट डस्ट फ्री मॉइस्चर फ्री प्लेस। तो ये कह रहे हैं कि आपकी जो फार्मेसी है उसके अंदर ऐसे मतलब फर्नीचर बने होने चाहिए। आपने देखा होगा लकड़ी के ऐसे खाने बना दिए जाते हैं बहुत सारे अलग अलग, तो वही है यहाँ पे, उसी को बोलते हैं शेल। शेल मतलब होते हैं अलमारियों के अलग अलग खाने हैं, या आपकी दुकान में ऐसे फर्नीचर के लकड़ी के खाने बना दिए जाते हैं या शीशा का बना रखा है। तो जैसे भी ये छोटे छोटे खाने होते हैं इसके अंदर अलग अलग टाइप की क्लासिफिकेशन करके आप रख सकते हैं दवाओं को अलग अलग मतलब हिसाब से। मान लीजिए उसके या तो कुछ दवाएं होती हैं जो अल्फ़ाबेट के हिसाब से रखे, बहुत सारे लोग रखते हैं, कुछ लोग होते हैं मतलब बीमारियों के हिसाब से रखते हैं। तो जैसा भी हो मतलब ऐसे छोटे छोटे खाने आपकी दुकान में बने होने चाहिए जो क्लीन होना चाहिए, ठीक है।
दवाओं को रखने के लिए, ये हो गया। इन अदर प्रोडक्ट्स, और दूसरे प्रोडक्ट्स को भी रखने के लिए किसमें, और वो जो जगह है वो क्या होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए, डस्ट फ्री होना चाहिए, यानी धूल धक्कड़ नहीं होना चाहिए, और मॉइस्चर फ्री होना चाहिए। ये नहीं कि आपको पीछे से सीलन हो रहा है, नमी हो रही है तो दवा ख़राब हो रही है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक। और तीसरी चीज़ को ध्यान रखना आपको उसमें क्या है, फैसिलिटीज़ में कि इक्विपमेंट्स, द फार्मेसी शुड हैव द बेसिक इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड इन फार्मेसी लाइक रेफ्रिजरेटेड स्टोरेज फैसिलिटी, स्फिग्मोमैनोमीटर, स्टेथोस्कोप, वेइंग मशीन एक्सेट्रा, ठीक है। जैसे ये कह रहे हैं कि आपकी जो फार्मेसी है तो उसमें कुछ ऐसी जो बुनियादी चीज़ें होती हैं जो बेसिक होती हैं, मतलब जिनकी ज़रूरत पड़ती रहती है बार बार, तो ऐसे इक्विपमेंट, ऐसी मशीनें वगैरह आपके पास होनी चाहिए। तो उसका एक एग्जांपल क्या है, जैसे कि रेफ्रिजरेटेड स्टोरेज फैसिलिटी होनी चाहिए, यानी आपके यहाँ पे फ्रीज होना चाहिए। कुछ दवाएँ ऐसी होती हैं जिनको हम बहुत लो टेम्परेचर में रखते हैं वरना वो ख़राब हो जाएंगी, तो ये होना चाहिए। ऐसे ही स्फिग्मोमैनोमीटर होना चाहिए, आपने देखा होगा कि वो लगा रहता है जिसमें पारा चढ़ता रहता है ब्लड प्रेशर वगैरह नापने के लिए, तो वो आपके पास होना चाहिए। ऐसे ही जो देखते हैं कान में लगा लेते हैं डॉक्टर, ऐसे चेक करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टेथोस्कोप, तो वो भी होना चाहिए। और वेट करने वाली मशीन आती है तो वो आपके पास होना चाहिए, ठीक। अब दूसरी चीज़ क्या है आपको जो ध्यान रखना है एक फार्मासिस्ट को, वो है गाइडलाइंस। ये गाइडलाइंस हैं कि एक जो जैसे कि होता है कि बहुत सारे जो मेडिकल स्टोर होते हैं काफ़ी बड़े होते हैं और कई सारे लोग वहाँ पे काम करते रहते हैं, कई सारे लोग वहाँ पे क्या है काम करते रहते हैं। तो ये उन्हीं के लिए है कि जो उसमें अब जिसकी असल जो मेन है, जिसको हम लोग बोलते हैं चीफ फार्मासिस्ट, उसको क्या बोलेंगे, चीफ फार्मासिस्ट। तो ये उसके लिए है कि ये क्या करेगा, अपने जो दूसरे स्टाफ है, छोटे लोग हैं जो चीफ नहीं है बल्कि छोटे बहुत सारे अलग अलग लोग होते हैं, तो उनके लिए कुछ गाइडलाइंस वो बना के रखेगा कि आपको ऐसे ऐसे काम करना है। जो भी मेडिकल स्टोर में आ रहा है तो आप उसके साथ ऐसे डील करेंगे, क्या क्या करेंगे, जो भी चीज़ें हैं। तो ये किसका काम है, ये है चीफ फार्मासिस्ट का। सम इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस शुड बी गिवन बाय चीफ फार्मासिस्ट टू दी स्टाफ्स, ठीक है। क्या कह रहे हैं, कुछ गाइडलाइंस है जो मतलब चीफ फार्मासिस्ट क्या करेगा, देगा स्टाफ्स को, एंड मेक देम एडहेयर टू फॉलो देम, और उन लोगों को पाबंद करेगा कि ये जो गाइडलाइंस हैं, एडहेयर का मतलब होता है पाबंद करना, मतलब ये कि उन लोगों को ये कहेगा कि आपको ज़रूर ये बातें क्या है माननी चाहिए, आपको ये फॉलो करना है, ठीक। तो क्या है पहला, प्रोक्यूरमेंट, क्या है, प्रोक्यूरमेंट एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ये क्या है, परेशान मत होइए, आगे सब अभी डिटेल से आ रहा है। दूसरा क्या है, स्टोरेज इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तीसरा क्या है, प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग। चौथा है डिस्पेंसिंग। पांचवा इंफॉर्मेशन फॉर पेशेंट। छठा है पेशेंट काउंसलिंग। और सातवां है प्रोफेशनल इंटरेक्शन, ठीक है। ये क्या है सारी चीज़ें अब देखते हैं डिटेल से। तो प्रोक्यूरमेंट एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट में क्या है, The pharmacist should have the list of authorized suppliers and as well as their specimen signature, ठीक है। तो अब ये समझिए कि प्रोक्यूरमेंट क्या होता है। तो प्रोक्यूरमेंट का मतलब होता है कि ख़रीदारी, यानी ये कि अब मेडिकल स्टोर है तो ऐसा नहीं कि एक बार ख़रीद लिया तो अब दवाएं को ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ख़त्म ही नहीं होंगी कभी, बल्कि दवाएं ख़त्म होती रहती हैं तो उनको नई नई दवाएं फिर ख़रीदनी पड़ती हैं, तो उसी को बोलते हैं प्रोक्यूरमेंट, ठीक है। क्या बोलते हैं, ख़रीदारी, इसको हम लोग बोलते हैं ख़रीद करना, बाई करना, उसको क्या बोलेंगे, प्रोक्यूरमेंट, ठीक है। और इन्वेंट्री क्या होता है, इन्वेंट्री का मतलब होता है कि डिटेल से लिस्ट बनाना कि हमने कौन सी दवा ख़रीदी है, कितने में ख़रीदी है, किसने दी है, क्या कौन आया था बेचने के लिए, उसकी एक्सपायरी क्या है, तो पूरा उसका जो मतलब लिस्ट बनाया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ठीक। तो अब जो फार्मासिस्ट है उसको क्या करना चाहिए, तो उसके पास ऑथोराइज्ड सप्लायर के क्या होने चाहिए, लिस्ट होनी चाहिए, यानी वो लोग जो किसी कंपनी से जुड़े हुए ऑफिशियली और वहाँ से उस कंपनी से उस मैन्युफैक्चर से दवाएं ला के सप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों की इसके पास लिस्ट होना चाहिए। यानी कि कोई भी आदमी आ रहा है उठा के लेके आ जा रहा है, आप दवा ले रहे हैं, मान लीजिए अगर दवा ख़राब है तो आप वापस नहीं कर पाएंगे उसको, इसलिए कि वो आदमी को आप जानते ही नहीं हैं, इसलिए ऑथोराइज्ड होना चाहिए। यानी जो किसी अच्छी कंपनी का या किसी भी कंपनी का वो क्या है, ऐसा आदमी है जो ऑफिशियली वो कंपनी ने तय कर रखा है कि ये मेरा आदमी है, उसको हम लोग बोलेंगे ऑथोराइज्ड सप्लायर्स। ऐसे ही उसका जो सिग्नेचर होता है वो भी आपके पास लिखा हुआ होना चाहिए, उसका सिग्नेचर आपके पास होना चाहिए, ताकि अगर कोई लेके आ रहा है तो आप उसका सिग्नेचर मैच कर सकें कि ये आदमी वही है या कोई दूसरा तो नहीं है, ठीक। दूसरा क्या देखना है इसमें, बिफोर बाइंग ए प्रोडक्ट द फार्मासिस्ट शुड चेक इफ़ द प्रोडक्ट हैज़ बीन सोल्ड और प्रेजेंट इन स्टॉक।
मान लीजिए कोई सप्लायर आया और कह रहा है कि आप ये दवा ले लीजिए, तो कह रहा है कि इससे पहले आपको ये चेक करना है कि आपके स्टॉक में वो दवा है या नहीं है। अगर है तो आप क्यों लेंगे, फिर वो तो ख़राब हो जाएंगी, एक्सपायर हो जाएंगी। तो पहले आप चेक करिए, अगर वो दवाएं बिक चुकी हैं या बहुत थोड़ी सी रह गई हैं तब आप उसको लेंगे, अगर पहले से मौजूद है तो नहीं लेंगे। तीसरी बात क्या है, ऑल द न्यू परचेज्ड आइटम्स मस्ट एडेड इन्वेंट्री। और ये कि जो भी आप नई दवाएं खरीद रहे हैं तो उनको आप इन्वेंट्री लिस्ट में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यानी आपके पास पूरा लिस्ट होना चाहिए, कौन सी दवा खरीदी जा रही है, कौन सी बेची गई, क्या है, सारा आपके पास लिस्ट होना चाहिए। तो जो नई दवाएं खरीदी गई हैं उनको क्या करेंगे, आप लिस्ट में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। बहुत सारे लोग ये काम कंप्यूटराइज तरीके से करते हैं, जैसे भी हो लेकिन ये होना चाहिए। अब क्या आता है उसके बाद, स्टोरेज। तो ए फार्मेसी शुड मेंटेन स्टोरेज पॉलिसी। तो एक फार्मासिस्ट को क्या करना चाहिए, एक फार्मेसी है तो उसको क्या है, स्टोरेज पॉलिसी को ही फॉलो करना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए। तो उसमें दो बातें खास तौर से ध्यान रखी जाती हैं। पहला क्या, स्टोरेज मैनेजमेंट। द प्रोडक्ट्स एंटरिंग इन फार्मेसी शुड बी क्वारंटीन्ड इन ए सेपरेट प्लेस। तो ये कह रहे हैं कि जो भी नई दवाएं आपकी फार्मेसी में आ रही हैं, आपने ख़रीदी हैं, तो उनको क्या करना, डायरेक्टली आपको लाके अपने मतलब उनके शेल्व्स में लगाना नहीं है, बल्कि पहले उसको क्या करना, अलग रखना। क्वारंटीन करने का मतलब, ये तो बहुत एक फेमस वर्ड हो गया क्वारंटीन। तो इसका क्या मतलब होता है कि उसको अलग करके रखना। दूसरी दवाओं से क्या करेंगे, उसको हम लोग क्वारंटीन करेंगे, यानी अलग करके रखेंगे। ठीक है, क्यों कि बिफोर बीइंग वेरीफाइड फॉर क्वालिटी, बैच नंबर, एक्सपायरी। तो क्यों हम लोग अलग करके रखेंगे, मान लीजिए तुरंत अभी दवा आपने खरीदी तो तुरंत आप सारी चीज़ें देख नहीं पाते हैं, तो इसके लिए ये होता है कि आप उसको अपने स्टोर रूम में ला के रख लीजिए अलग। फिर उसके बाद जाके देखिए कि वो जो दवा है वो क्वालिटी उसकी अच्छी है या नहीं है, ये चेक करने में थोड़ा टाइम लगेगा। फिर उसका बैच नंबर देखा जाता है कि ये ऐसा तो नहीं है कि बहुत पुरानी दवा है, तो बैच नंबर देखा जाता है। फिर उसका एक्सपायरी देखा जाता है, कितनी दिन इसकी एक्सपायरी बाकी है। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद तब क्या करते हैं हम लोग, उसको आगे देखिए। तो डिस्पोज ऑफ एक्सपायर्ड फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स। अगर वो दवाएं जो आपने ली हैं वो सब कुछ इसकी ठीक है तो आप उसको क्या रख लीजिए। ठीक है, अगर उसमें कुछ दिक्कत है तो देखिए, द एक्सपायर्ड ड्रग्स शुड बी लिस्टेड। तो जो दवाएं एक्सपायर्ड हो गई हैं उनका लिस्ट बनाना आपको, उनकी लिस्ट बना के कि ये दवाएं एक्सपायर्ड, उनको अलग करिए। एंड रिटर्न टू दी वेंडर या डिस्ट्रीब्यूटर या सप्लायर। और जो आपको बेच के गया है दवा, जो आपको सप्लाई करके गया है कंपनी की तरफ से, आप उसको रिटर्न कर देंगे, रिफंड कर देंगे। भाई ये दवा एक्सपायर्ड हो गई है या एक्सपायरी के करीब है या इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, जो भी अगर दिक्कत है ये, तो आप उसको क्या करेंगे, वापस कर देंगे। एंड ही विल सेंड देम बैक टू दी मैन्युफैक्चरर। और वो क्या करेगा, उन दवाओं को वापस से मैन्युफैक्चरर के पास, जहाँ से दवा बन के आई है, कंपनी के पास भेज देगा वेंडर जी जो सप्लायर है। अगर ऐसा करना मुमकिन नहीं है, मान लीजिए वो दवा दे के चला गया, और कुछ दवाएं ऐसी भी होती है कि आपके यहाँ भी एक्सपायर होती हैं। ठीक है, कुछ दवाएं ऐसी होती हैं कि बहुत सारी बिक नहीं पाती है तो एक्सपायर्ड हो गई, तो ये वाली उसी के लिए भी है। ठीक है ना, एक तो वो कि जो एक्सपायरी वो दवा दे के गया उसको तो रिटर्न कर देंगे, लेकिन मान लीजिए आपके यहाँ स्टोर में बहुत सारी दवाएं पड़ी हुई हैं और वो बिक नहीं पाई। मान लीजिए बहुत सारी दवाएं आपने पहली मरतबा शुरू में आपने मेडिकल स्टोर खोला, ठीक, और दवा ले ली और बिक नहीं पाई तो वो एक्सपायर हो गई। तो ऐसी दवाओं की भी लिस्ट बनानी है आपको, और आपको वापस उनको भेजने की कोशिश करनी है जहाँ से उनको आपने मंगाई हैं। ठीक है, जो सप्लायर है उसको भेजेंगे। अगर वो ले लेता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो नहीं लेता है और ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, प्रैक्टिकल नहीं है, तो क्या करेंगे, आप उसको डिस्पोज कर देंगे। डिस्पोज करने का मतलब ये है कि उसको वहाँ से हटाएंगे। उसके एक तरीका ये भी होता है डिस्पोज करने का कि आप ज़मीन खोद के कहीं उसको गाड़ देंगे, यानी कि ला के कहीं फेंक दिया। वैसे हो सकता है कोई बच्चे बहुत सारे घूमते रहते उठा के खा लेंगे, कोई जानवर खाएंगे या पानियों में जाएगा तो उसमें बहुत सारे एंटीबायोटिक्स होती हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं, वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकती हैं, एनवायरनमेंट में जा सकती हैं। इसलिए उसको क्या करते हैं, ज़मीन खोद के उसके अंदर, लैंडफिल बोलते हैं उसको, जाके उसमें दबा देंगे, तो उसको डिस्पोज करना। ठीक, अब अगला स्टेप आता है कि मान लीजिए प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग, यानी लोग आपके पास पर्ची लेके आ रहे हैं दवा लेने के लिए, डॉक्टर ने लिख रखा है, तो आपको उसमें क्या क्या बातें ध्यान में रखना है। ये भी आपके गुड फार्मेसी प्रैक्टिस का एक पार्ट है। ठीक है, ये हम लोग जो कुछ भी पढ़ रहे हैं ये गुड फार्मेसी प्रैक्टिस के क्या हैं, पार्ट्स हैं। तो व्हेन ए क्लाइंट इंटर्स द फार्मेसी, अगर कोई आदमी आपके फार्मेसी में आ रहा है, ही मस्ट बी मेड टू फील वेलकम एंड encouraged to express his or her demand for prescribed and non prescribed drug और फॉर एडवाइस। ये कह रहे जो भी आदमी जो भी क्लाइंट आपके फार्मेसी में आ रहा है, आपकी दुकान में आ रहा है, तो उसको ऐसा फील कराइए कि आप उसको वेलकम किया जा रहा है, ऐसा उसको लगे कि यार मेरा तो यहाँ पे बहुत अच्छे से स्वागत किया जा रहा है। तो ये आप उसको फील कराना है, और उसको ऐसे मतलब फील कराना है कि उसको ये हिम्मत हो सके नहीं कि आप उसके ऊपर चढ़ दौड़े गुस्से से बोल रहे हैं, क्या करना है बताओ क्या बात है। तो ऐसे नहीं, उसको ऐसे प्यार से बोलिएगा क्या बात है, कोई दिक्कत है,
कोई दवा चाहिए तो उसको ऐसा फील हो कि मतलब यहाँ पे मुझे कोई डर नहीं है, और अपनी वो बात आपको आसानी से क्या करे, एक्सप्रेस कर सके। वही है कि एंड इनकरेज, यानी उसको इनकरेज फील हो, उसको हिम्मत फील हो, ताकि वो अपनी बात कोई उसको परेशानी है, कोई दिक्कत है, सपोज दैट मान लीजिए गुप्त रोग है उसको कोई, तो आके आपको बता सके, ठीक है। अगर वो अब हो सकता है कि उस जो आ रहा है तो वो क्या हो सकता है कि कोई प्रिस्क्रिप्शन लेकर आया है तो वो भी आपके बता सके। और अगर नॉन प्रिस्क्राइब ड्रग लेना चाहता है या कोई एडवाइस लेना चाहता है तो उसको फ्री फील महसूस होना, उसको फ्री फील होना चाहिए, यानी वो फील करे कि मैं फ्री हूँ, आराम से मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ, मुझे यहाँ पे कोई डांटेगा नहीं, कोई गुस्सा नहीं करेगा, ठीक है। ठीक, अब देखिए आगे, अपॉन रिसीविंग द प्रिस्क्रिप्शन द फार्मासिस्ट शुड कन्फर्म एंड केयर। अब ये अगर वो कोई प्रिस्क्रिप्शन ला के दे रहा है, आपको कोई पर्ची दे रहा है डॉक्टर की, तो आपको ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए और ये बातें कन्फर्म करनी चाहिए। क्या? दी डॉक्टर्स नेम, आप सबसे पहले डॉक्टर का नाम देखेंगे, उसका एड्रेस देखेंगे और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर देखेंगे, ठीक है। ये गलती हो गया, NUM होना चाहिए, ठीक। अगला क्या, फिर उसके बाद आप पेशेंट का नाम देखेंगे, दवा आप देखेंगे पेशेंट का नाम, उसके बाद आप देखेंगे डॉक्टर ने जो दवा लिखी है उसकी पोटेंसी कितनी, यानी कितना mg की वो दवा है, फिर उसका डोज कितना देना है उसको, ठीक है। मतलब एक दवा खानी है, 2 दवा खानी, कितनी खानी है, कितनी बार खानी है, सारी चीज़ें। फिर उसका टोटल टू बी गिवन, और कितनी दवाएं उसको देनी है, मतलब कितने दिन के लिए देनी है, 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, तो ये सारी चीज़ें आप उसमें देखेंगे। और क्या देखेंगे, सिग्नेचर ऑफ प्रिस्क्राइबिंग डॉक्टर, यानी जो डॉक्टर ने उसको प्रिस्क्राइब किया है उसका सिग्नेचर भी देखेंगे आप। अगर सिग्नेचर नहीं है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो कैसे भी हो, अगर सिग्नेचर नहीं है तो समझिए फ्रॉड है कोई। और क्या, इंस्ट्रक्शन फॉर पेशेंट, और डॉक्टर ने क्या इंस्ट्रक्शन दिए हैं पेशेंट के लिए वो भी आप देखेंगे कि मतलब ये दवा आपको इस दवा के साथ नहीं खानी है, या ये मान लीजिए आप ये दवा ले रहे हैं तो आपको लौकी नहीं खाना है, आलू नहीं खाना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो ऐसे भी उसको देखना है कि क्या इंस्ट्रक्शन है पेशेंट के लिए उसमें। अब आता है नंबर डिस्पेंसिंग का। डिस्पेंसिंग क्या है, मतलब अब दवा आपने उसकी पर्ची ले ली, अब उसको निकाल के दे रहे हैं तो ये डिस्पेंसिंग होता है। द फार्मासिस्ट शुड रिमूव द मेडिसिन फ्रॉम द स्टोरेज एरिया, तो फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी ये है कि वो क्या करे, जो दवाएं हैं वहाँ पे मान लीजिए शेल्व्स में रखी हुई है, स्टोर में रखी हुई है, तो उनको निकाल के, मान लीजिए वो यहाँ से रखी हुई है शेल्व्स में या स्टोर में, तो उनको निकाल के लाएगा और अपने काउंटर पे रखेगा, तो ये हो गया रिमूव द मेडिसिन फ्रॉम स्टोरेज एरिया। फिर उनको क्या करेगा, काउंट करेगा, यानी देखेगा कि पहले मिलाएगा कि ये चाहिए वाली दवा, ये वाली दवा, तो उनको काउंट करेगा, मिला लेगा। अब देखेगा उसमें 8 दवाएं लिखी हैं, यहाँ 8 हो रही हैं, ठीक है। मेक एन इनवॉइस, फिर एक क्या इनवॉइस बनाएगा, यानी एक बिल बनाएगा, यानी पूरा उस पर लिखेगा कि ये दवा, ये वाली दवा है कितने की है, ठीक है, कितने mg की है, ठीक है। ये ऐसे पूरा इनवॉइस बनाया जाता है कि आपको मैं पिक्चर भी दिखा देता हूँ, ये देखिए इधर साइड में ये है इनवॉइस। तो इस टाइप का जो बिल बनता है कि कितने आइटम्स लिए गए, कितने क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन करेगा। एंड डू दी फाइनल रिव्यू, और फिर उसको फाइनल है कि उस पर रिव्यू डालेगा, यानी फिर से उसको देखेगा, जिसको बोलते हैं नज़र सानी करेगा कि मैं कोई गड़बड़ी तो नहीं है, ठीक, सब चीज़ ठीक है। फिर क्या करेगा, ही शुड नीटली पैक दी मेडिसिन, फिर उसको दवा को क्या करेगा, पैक करेगा। देखते पैक करने वाले कागज़ आते हैं या पॉलीथीन जैसे भी। ही शुड गिव प्रॉपर काउंसलिंग टू द पेशेंट, फिर क्या करेगा, वो जो पेशेंट है उसको क्या करेगा, अच्छे से समझाएगा कि ये दवा आपको कैसे लेनी है, नहीं लेनी है, क्या क्या करना है, वो सारी बातें उसको अच्छे से काउंसिल करेगा, ठीक। अब है कि इन्फॉर्मेशन फॉर पेशेंट, ये भी एक क्या है, आपके गुड फार्मेसी प्रैक्टिस का एक पार्ट है, क्या है, इन्फॉर्मेशन फॉर पेशेंट, यानी जो पेशेंट है, जो बीमार है, उसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। तो क्या है, दी फार्मासिस्ट इन्फॉर्म दी पेशेंट अबाउट प्रॉपर यूज़ ऑफ मेडिसिन, तो क्या करेगा, जो फार्मासिस्ट है वो दवा को कैसे यूज़ करना है प्रॉपर तरीके से पूरा उसको बताएगा, उसको समझाएगा। अगर उसने कहा समझ में नहीं आया तो दोबारा समझाएगा, जब इसको यकीन हो जाए कि हाँ वो समझ गया तो ठीक है। एंड अदर हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, यानी दवाओं के और भी अगर कोई चीज़ है वो आपके यहाँ से लेके जा रहा है, जैसे मान लीजिए नेबुलाइज़र ले जा रहा है खरीद के कोई, तो कैसे उसको यूज़ करेगा, तो वो सब उसको बताना है, ठीक। उसके बाद द डिस्पेंस मेडिसिन शुड बी प्रोवाइडेड विद फॉलोइंग पॉइंट इन रिटन फॉर्म, अब वो जो दवा दे रहा है तो उस दवा के साथ में ये चीज़ें भी इतनी लिखी होनी चाहिए रिटन फॉर्म में। हालांकि कोई फॉलो नहीं करता, लेकिन आप देखेंगे अच्छे जो मेडिकल स्टोर्स हैं, फार्मासिस्ट हैं, मैंने देखा दिल्ली के अंदर कई सारी जगहों पे, तो वो लोग क्या करते हैं, ये सारी चीज़ों को मेंटेन करते हैं। तो क्या है कि पेशेंट का नाम, मान लीजिए उसकी दवा की पर्ची है तो उस पर अब पेशेंट का नाम लिखा होना चाहिए। फिर क्या होना चाहिए, इंस्ट्रक्शन ऑन दी डोजेज एंड
यूजेस, और जो डोज हैं तो उनके बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए, इंस्ट्रक्शन होना चाहिए कि कितना डोज आपको लेना है, 50 mg, 10 mg, 20 mg, सुबह में लेना है, शाम में लेना है, कितना लेना है, तो ये भी उसमें होना चाहिए। और उसका यूज़ कैसे करना है वो भी, यानी माउथ के थ्रू लेंगे या रेक्टल के थ्रू लेंगे या इंजेक्शन के थ्रू लेंगे, और किस दिन में वो दवा बेची है उसने डिलीवरी डेट लिखना है। फिर क्या लिखना है, इंस्ट्रक्शन ऑन स्टोरेज, कि आप इस दवा को ऐसे नहीं कि कहीं पे लाके धूप में रख दीजिए, बल्कि कैसे उसको रखना है। अगर लाइट से प्रोटेक्ट करने वाली दवाएं तो उसको बताएंगे कि इसको लाइट से बचा के रखिएगा, ठीक। ऐसे ही जो फार्मेसी है आपकी, तो उसका नाम होना चाहिए और उसका एड्रेस लिखा होना चाहिए। अब 8वीं चीज़ जो ध्यान रखनी है वो क्या है, इन्हेंसमेंट ऑफ प्रोफेशनल रोल, यानी कि आपका एक जो प्रोफेशनल रोल है उसको इन्हेंस करना है। इन्हेंस करने का मतलब ये है कि नए नए रिसर्च होते रहते हैं। मान लिया आप एक फार्मेसी, आपने 2 साल 3 साल पढ़ाई की और जाके अपनी दुकान चलाने लगे, तो ये नहीं कि जो आपने पढ़ा उससे भी नहीं, आपको रोज़ाना कुछ किताबें भी पढ़नी चाहिए। नए रिसर्च क्या हो रहा है, कौन सी नई दवाएं बन रही हैं, कैसे इस बीमारी का और इलाज करने के और ज़्यादा इफेक्टिव तरीका क्या है, तो आपको ऐसे जो रिसर्च है, नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, तो उसको भी आपको क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए और अपने आप को डेवलप करना चाहिए। इसी को कह रहे हैं कि इन्हेंसमेंट ऑफ प्रोफेशनल रोल को आपको बढ़ाना है। इन्हेंस करना मतलब बढ़ाना है, ठीक है। तो दी फार्मासिस्ट शुड बी अवेयर ऑफ द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन फार्मेसी प्रोफेशन, तो कह रहे हैं कि फार्मेसी जो प्रोफेशन है, जो एक पेशा है, इसका जो कारोबार है, इसको कैसे अच्छे से और डेवलप किया जाए, तो ये भी आपको सीखना है, बढ़ाना है, ठीक है। दी फार्मासिस्ट शुड मेंटेन हेल्दी रिलेशनशिप विद अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, और ये कह रहे हैं कि जो फार्मासिस्ट है उसको जो दूसरे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, मान लीजिए मेडिकल स्टोर वाले हैं या दूसरे और जो मतलब हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, क्लिनिक्स वगैरह, तो उनके साथ अच्छा रिलेशन बना के रखना चाहिए, ताकि ज़रूरत पड़ने पे क्या है वो अपने मान लीजिए यहाँ से पेशेंट वगैरह भेज रहा है तो अच्छे से काम उसके करें। ये नहीं कि वो मुँह फुला रखें, इससे नाराज़ हैं तो काम ही नहीं करेंगे इसके। एक चीज़ और है इसमें कि जो लोग आ रहे हैं तो उनसे अच्छे से बात करना है। क्या करना है, आपको प्रोफेशनल इंटरेक्शन करना नहीं। जो लोग भी आपके पास आ रहे हैं फार्मेसी में, तो आपको ऐसा नहीं कि गंवारों की तरह से, जाहिल देहातियों की तरह से नहीं बात करना, बल्कि प्रोफेशनल तरीके से हंस के, मुस्कुरा के और अच्छे लबो लहजे में आप उनसे क्या करेंगे, बात करेंगे। ये भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब एक चीज़ है आपके सिलेबस में SOPS, SOPS, इसका क्या मतलब है SOP का, इसका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तो ये भी अगर मान लीजिए इसका मतलब क्या है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, मान लीजिए आप कोई दुकान चला रहे हैं, कोई कंपनी चला रहे हैं, कोई फार्मेसी चला रहे हैं, उसको कैसे आप अच्छे से अच्छा कर सकते हैं, कैसे आप उसमें और ज़्यादा डेवलपमेंट ला सकते हैं, ये समझ लीजिए है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ठीक। तो क्या होता है आप देखते हैं। A standard operating procedure is a set of written instructions that document a routine or repetitive activity followed by an organization। क्या कह रहे हैं कि एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है, ये सेट है किसका, कि कुछ इंस्ट्रक्शन का, यानी कुछ इंस्ट्रक्शन मतलब कुछ हिदायत जिसको बोलते हैं, कुछ काम करना है, कुछ नहीं करना है, तो इंस्ट्रक्शन होते हैं, गाइडलाइंस होती हैं, ठीक है। तो ये खुद आदमी बनाता है। मान लीजिए मैं हूँ अपना फार्मेसी चला रहा हूँ, तो मैं खुद अपने लिए कुछ इंस्ट्रक्शन बनाऊंगा, कुछ वो बनाऊंगा, कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशन बनाऊंगा कि मुझे कैसे कैसे काम करना है। तो उसको रिटन फॉर्म में रखना है, और डॉक्यूमेंट मतलब ये कि उसको अच्छे से हिफाजत के साथ लिख के रखना है। डॉक्यूमेंट का मतलब ये होता है स्टोर करना भी होता है, समझ लीजिए, ठीक है। तो उन सबको हम क्या करेंगे, वो जो लिख रखा है उसको डॉक्यूमेंट बना के रखेंगे, यानी उसको किसी फाइल के अंदर या जैसे भी आपके मतलब कंप्यूटर पे जहाँ भी, लेकिन रिटन फॉर्म में आपके पास लिखा हुआ होना चाहिए कि मुझे क्या क्या फॉलो करना है, क्या क्या चीज़ें करनी है, रोज़ाना करना है कि हफ्ते में एक बार करना है, किसको क्या करना है, ये सारी चीज़ें होना चाहिए। तो ये होता है कि मतलब ये समझिए कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है, ये कुछ रूल और रेगुलेशन है जो वो कंपनी या वो आदमी खुद अपने लिए बनाता है और उसको वो क्या करता है, फॉलो करता है, रिटन फॉर्म में लिख के रखता है अपने पास, ठीक। The use of SOP is the necessary part of a successful system। ये कह रहे हैं कोई भी सिस्टम है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई दुकान है, किसी भी चीज़ को सक्सेसफुल होने के लिए जो SOP है क्या, ये एक नेसेसरी, एक ज़रूरी पार्ट है। इट प्रोवाइड ए प्रॉपर इन्फॉर्मेशन टू परफॉर्म ए जॉब प्रॉपरली। कह रहे किसी काम को अच्छे से करने के लिए ये क्या करता है, हमको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अच्छे तरीके से। ऑन दी वेरिंग दी सर्कमस्टेंसेज दे SOPs में भी डिफरेंट। ये कह रहे हैं कि अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से, अलग अलग हालात के हिसाब से, वहाँ पे क्या हालत है, क्या इन्वायरमेंट है, क्या ज़रूरतें हैं, क्या परिस्थिति है, तो उसके हिसाब से आपकी जो SOPs हैं वो क्या हो सकती हैं, अलग अलग हो सकती हैं। और एक फार्मासिस्ट कैन मेक SOP इन दी लाइट ऑफ
दीज प्रिंसिपल। और मान लीजिए मैं एक फार्मासिस्ट हूँ, तो मैं भी क्या है अपने हिसाब से, अपने लिए, अपने सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से मैं अपने रूल से अपने SOPs बना सकता हूँ। ये करेंगे, लेकिन ये जो चीज़ें हैं, ये जो प्रिंसिपल्स हैं, इनको ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। तो क्या है, नेम एंड एड्रेस ऑफ फार्मेसी, आपका जो फार्मेसी है उसका नाम लिखना चाहिए और उसका एड्रेस लिखेंगे आप उस रिटन कॉपी में या जहाँ पे भी लिख रहे हैं। फिर आप कोई SOP बना रहे हैं तो उसका नंबर लिखेंगे और किस दिन आपने उसको बनाया है उसका डेट लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, एम लिखेंगे कि ये SOP मतलब मैं किस लिए बना रहा हूँ, इससे मैं क्या हासिल करना चाह रहा हूँ, ठीक। और फिर उसमें स्टेप टू कैरी आउट दी SOP, और ये कि किस क्या क्या स्टेप उसमें फॉलो किए जाएंगे, तो वो आप उसमें लिखेंगे कि मतलब पहले ये काम किया जाएगा, फिर ये काम किया जाएगा इस SOP को क्या करना है पूरा करने के लिए, ठीक। पांचवा क्या है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिक SOP। मान लीजिए आपकी दुकान में 4 लोग 5 लोग काम कर रहे हैं, तो अलग अलग काम है, तो ये कह रहे हैं कि इस काम के लिए अलग अलग लोग बांट दिए, तो ये भी आपको लिख के रखना है कि इस काम के लिए किसको मैंने जिम्मेदार बनाया, इस काम के लिए किसको मैंने रिस्पॉन्सिबल बनाया है, ठीक। अब कुछ SOPs बना रहे हैं तो वो क्यों बनाई जाती हैं, जैसे आपको मालूम नहीं अगर, तो क्या रीज़न होते हैं, तो ये होते हैं कुछ पॉइंट्स। तो क्या होता है, तो टू इन्हेंस द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, यानी आप जो सर्विस दे रहे हैं उसकी क्वालिटी को अच्छे से अच्छा करना, ये SOP का क्या एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक मकसद होता है उसको बनाने का। दूसरा क्या होता है, टू प्रोमोट यूनिफॉर्मिटी इन दी प्रोवाइडेड सर्विसेज, ये कह रहे हैं कि आप जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके अंदर यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, यानी एक जैसी होनी चाहिए। नहीं कि मान लीजिए आपके यहाँ 10 लोग आ रहे हैं तो किसी को आप तो सर्विस अच्छे से दे रहे हैं, किसी को घटिया सर्विस दे रहे हैं, तो नहीं। कह रहे हैं कि SOP बनाने का मकसद ये भी होता है कि सबको आप एक जैसी सर्विस दें, उसी को बोलते हैं यूनिफॉर्मिटी। और क्या है, टू एलिमिनेट एरर्स, मान लीजिए आपके फार्मेसी से या आपके स्टाफ से आपसे कोई गलती हो रही है, उस गलती को ख़त्म करना भी क्या है SOP का एक मकसद है। यानी आप SOP बनाते हैं, अगर आप अपने रूल रेगुलेशन बनाते हैं तो आपसे गलतियां नहीं होंगी, तो ये भी क्या होता है, एक फ़ायदा होता है SOP बनाने का। तो ये दूसरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ या किसी और सब्जेक्ट के किसी टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको बहुत सारे बेनिफिट उससे मिलने वाले हैं। पहले आप D-Pharma पढ़ लीजिए, आपको फिर सिलेबस, उसके बाद आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी कराई जाएगी। इसके अलावा आपको और भी बहुत सारे कोर्सेज़ होते हैं, जैसे कि मान लीजिए शेयर मार्केट है, इस टाइप के कोर्सेज़ भी अगर टाइम मिलता है तो मैं आपको सिखाऊँगा, ठीक है। बहुत अच्छा ये एक ज़रिया होता है पैसा कमाने का घर बैठे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।